मैं विमल शंकर सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020। मित्रों, पिछली शताब्दी में भारत ने तेजी से आर्थिक विकास किया है और तीव्र औद्योगिकरण करने की भी चेष्टा की है, लेकिन औद्योगिकरण के साथ साथ पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। अधिकांश उद्योग वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन पैदा करते हैं। वर्ल्ड में जितने सर्वाधिक पोल्यूटेड स्थान हैं, उसमें कुछ स्थान तो भारत के भी हैं। इनमें कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर शामिल हैं। मित्रों, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन से हमको बचाने के लिए भारत सरकार ने 1994 में ही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जारी किया था और इस नोटिफिकेशन में 2006 में पुनः परिवर्तन किया, संशोधन किया और एक बार पुनः सरकार ने संशोधन किया है 2020 में और एक नया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है और आज हम सबकी चर्चा का विषय यही ड्राफ्ट है। मित्रों, ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट क्या करता है? तो ये ड्राफ्ट इस बात को इंश्योर करता है या देखने की कोशिश करता है कि जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसका इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा। तो जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसके 3 मूल उद्देश्य हुआ करते हैं। पहला उद्देश्य तो ये होता है कि जो नया प्रोजेक्ट है उसको इवेल्युएट किया जाए कि उसका पर्यावरण पर, उसका सामाजिक आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, ये EIA ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेडिक्ट इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स से इन्वायरमेंट पर कैसा प्रभावित होगा इसकी भी भविष्यवाणी भी करता है। और आखिर में ये इस बात को भी इंश्योर करता है कि इन्वायरमेंट साउंड रहे और डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे। इन सब को करने के लिए जो EIA का जो प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स में होकर के गुजरता है। पहले स्टेप का नाम है स्कूपिंग। स्कूपिंग का अर्थ हुआ कि जो प्रोजेक्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसको एसेस किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उसके पश्चात पहला प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट बनता है। थर्ड स्टेज में EIA रिपोर्ट जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जनता उस पर अपनी राय रख सकती है। चौथे स्टेज में इस फाइनल EIA रिपोर्ट बनती है और 5वें और 6ठे स्टेज में इसके अप्रेजल करने के पश्चात सरकार ये बताती है कि कोई प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। ये जो EIA का असेसमेंट होता है वो 3 कैटेगरीज में प्रोजेक्ट को रखा जाता है, कैटेगरी A, कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2। ये कैटेगरी निर्धारित होती है, इस बात पर आधारित होती है कि जो प्रोजेक्ट है उसका इन्वायरमेंट पर और हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन पर कितना गहरा असर पड़ने जा रहा है। मित्रों, अप्रेजल करने वाली टीम भी कई तरह की हो सकती हैं। ये सेंट्रल लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हो सकती है, स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हो सकती है, यूनियन टेरिटरी लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हो सकती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हो सकती है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस किन प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक है। तो यदि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं या एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्थापित करना चाहते हैं, रिवर वैली स्थापित प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, सीमेंट प्लांट्स स्थापित करने जा रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे या इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स लगाने जा रहे हैं, कोल वॉशरीज का उपयोग करने जा रहे हैं, केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, इन सब के लिए प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होगी। आवश्यकता इस बात की कुछ ऑफशोर और ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन की यूनिट्सों के लिए भी प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होगी। मित्रों, आप न्यूक्लियर पावर लगाने जाते हैं या डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने जा रहे हैं या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे
पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री स्थापित होने जा रही हैं, या एस्बेस्टस बेस्ड अनेक प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हैं, या सोडा ऐश इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, इन सब के लिए प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होगी। पेट्रोलियम केमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन स्थापित करने जा रहे हैं, स्लरी पाइपलाइंस बैठाएंगे, या ऑल शिप ब्रेकिंग यार्ड्स स्थापित करने जा रहे हैं, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्थापित कर रहे हैं, या कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे। इन सब के लिए सरकार से प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन ये क्लियरेंस किस आधार पर दिया जाता है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये भी जानना चाहिए। तो इसके पैरामीटर्स हैं लैंड इन्वायरमेंट, वाटर इन्वायरमेंट, वेजिटेशन, एयर इन्वायरमेंट, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन इत्यादि। ये मूल बिंदु हैं जिसके आधार पर असेस किया जाता है किसी प्रोजेक्ट का कि उसको लगाया जाए कि न लगाया जाए। जैसे लैंड के संदर्भ में देखने की कोशिश होती है कि जो प्रोजेक्ट है वो अभी की जो लैंड यूज़ हो रहा है, एग्जिस्टिंग लैंड यूज़ है लैंड का, उसमें क्या मूल परिवर्तन तो नहीं करेगा, या जो कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट्स हैं उनके उससे जो वेस्ट मटेरियल गिरेंगे उससे आम जनता के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वाटर की क्वांटिटी की कितनी आवश्यकता होगी प्रोजेक्ट को, और उस क्वांटिटी को प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेज क्या होंगे, साथ ही साथ क्या ग्राउंड वाटर का उपयोग किया जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी कि नहीं की जाएगी, या प्लांट का बायोडाइवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से एयर पोल्यूशन की क्या स्थिति होगी, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस क्या होंगी, इन्वायरमेंट में कितना हीट जनरेट होगा या जाएगा, डस्ट या स्मोक्स कितनी निकलेंगी, इन सब का असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट इस बात का भी होता है कि प्रोजेक्ट्स का एंथ्रोपोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहे हैं, या लोकल जो पॉपुलेशन है उनके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होगा। मित्रों, इस बात के भी देखने की कोशिश की जाती है कि एनर्जी कंजर्वेशन के क्या उपाय ढूंढे गए हैं, सोर्सेस ऑफ सप्लाई क्या हैं, बैकअप सोर्सेस क्या हैं, और इस तरह से पूरे इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ जो प्रोजेक्ट होगा उसमें इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, और उस विपरीत असर को कम करने के लिए कौन से मैनेजमेंट प्लान हैं जिसको जो प्रोजेक्ट स्थापित करेगी, इसको देखा जाता है। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए कि सरकार से क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। कुंभकार मिट्टी का बर्तन बनाना चाहता है, वो मिट्टी का उपयोग कर सकता है। इसी तरह से अर्दन टाइल मेकर्स भी क्ले का उपयोग कर सकते हैं, सैंड का उपयोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में फ्लड के कारण सैंड डिपॉजिट हो गया है तो उसको आप हटा सकते हैं। डैम्स में, रिजर्वायर्स में, बैराज में, रिवर में यदि आप सिल्टिंग का डीसिल्टिंग का काम करा सकते हैं, ड्रेजिंग का काम करा सकते हैं। नीम कोटिंग ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट आप लगाना चाहते हैं, या पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, इन सब के लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डिफेंस के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सरकार स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स घोषित कर सकती है, और उसमें केवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन की आवश्यकता होगी। अब लेकिन ये देखने की अब आवश्यकता है कि क्यों 2020 का एक नोटिफिकेशन, ये ड्राफ्ट क्यों आया है, 2006 के नोटिफिकेशन में क्या कमियां थी। तो सरकार का ये मानना है कि 2006 के नोटिफिकेशन में, EIA नोटिफिकेशन में कुछ मूलभूत कमी थी, और वो उन कमियों को ये ड्राफ्ट 2020 का ड्राफ्ट उन मूल कमियों को दूर करेगा। एक तो सरकार चाहती है कि ऑनलाइन सिस्टम जनरेट किया जाए। दूसरा है कि वो पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना चाहती है, वो पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना चाहती है, रैशनलाइज करना चाहती है। वो चाहती है कि इन्वायरमेंट सेफगार्ड्स मेजर्स और अच्छे ढंग से लागू किए जाएं। तो सरकार के ये विचार हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री, कुछ पर्यावरणविद इन बातों का विरोध भी करते हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में ही ये ड्राफ्ट आया है, और इसको सरकार बहुत जल्दी में इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहती है। सरकार ने आम जनता के लिए विमर्श के लिए कुछ ही माह दिए थे, और 30 जून तक
सरकार ने कहा था कि लोगों को इस पर अपना अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं, लेकिन इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर इसको बढ़ा करके 31 अगस्त किया। तो जो 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 इसके विरोधी हैं, इस ड्राफ्ट के विरोधी हैं, उनका कहना है कि क्या क्या कारण है कि सरकार इतनी जल्दीबाजी में पड़ी हुई है। तो ये शंका, अनेक तरह की शंका व्यक्त करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर ये सब कार्य कर रही है। दूसरी बात, सरकार ये भी, कुछ लोग कहते हैं कि 2006 में ये प्रोविज़न था कि कोई भी उद्योग या कोई प्रोजेक्ट लगाने के पहले सरकार से प्रायर क्लियरेंस लेना पड़ेगा, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना आवश्यक होगा, और उसके बिना कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार का आज की सरकार का ये मानना है कि अनेक प्रोजेक्ट्स लग जाते हैं बिना सरकार के परमिशन से, तो इसके लिए अब नया प्रोविज़न लाने की आवश्यकता है कि ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को जो कि बिना सरकार के परमिशन से लगाए गए हैं, जो कि इलीगल है, वस्तुतः इलीगल है, उनको भी लीगलाइज करने की आवश्यकता है, उनको भी सरकार के रेगुलेशंस के भीतर लाने की आवश्यकता है। इसीलिए एक नया ड्राफ्ट आया है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस न दिया जाए, लेकिन फिर भी सरकार ने इस ड्राफ्ट में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस देने की व्यवस्था की है, और इसी का विरोध पर्यावरणविद सर्वाधिक करते हैं। उनका मानना है कि ये तो जो मूल भावना थी EIA रिपोर्ट्स की या ड्राफ्ट्स की हुआ करती है, या नोटिफिकेशन की होती है कि प्रायर क्लियरेंस लिया जाए, इन्वायरमेंट पर असर जो पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है, उसका पूरा का पूरा असेसमेंट किया जाए बिफोर परमिशन देने के। वो मूल भावना ही ये ख़त्म हो जाती है इस ड्राफ्ट से। फिर सरकार ये भी कहती है कि अनेक प्रोजेक्ट्स को के बारे में सिटीजन्स को बताने की आवश्यकता नहीं, बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वो प्रोजेक्ट्स कौन होंगे? तो कुछ प्रोजेक्ट्स को सरकार स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के रूप में घोषित कर सकती है, और जैसे नेशनल हाईवेज हैं या इनलैंड वाटर वेज के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सरकार स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स घोषित कर सकती है, और फिर सरकार के लिए और उसको परमिशन दे सकती है लगाने के लिए। लेकिन ये भी इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि आवश्यकता सरकार के लिए नहीं होगी कि आम जनता को बतावे कि किस आधार पर ये क्लियरेंस दिया गया है। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन के अनेक प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ परिवर्तन इस ड्राफ्ट में है। कंस्ट्रक्शन सर्वाधिक प्रदूषण पैदा करता है, और लेकिन 2006 के जो ड्राफ्ट था, जो नोटिफिकेशन था, उसमें कोई बिल्डिंग जो 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ी थी, उसके लिए प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की आवश्यकता रही है। लेकिन इस ड्राफ्ट में, जो कि नया ड्राफ्ट है, 2020 का ड्राफ्ट है, उसमें इसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अर्थात 1,50,000 स्क्वायर मीटर से बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। तो लोग अब प्रश्न चीज उठाने लगे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो लोगों का मानना है कि इससे एयर पोल्यूशन होगा, लेकिन सरकार तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को, जो कि 1.5 लाख स्क्वायर मीटर से बड़े हैं, उन्हीं को असेस करना चाहती है। तो ऐसा क्या कारण है? तो इससे कुछ लोगों का कहना है कि इससे कुछ लोगों को, कुछ उद्योगपतियों को इससे ज़्यादा फायदा होने लग जाएगा, और सरकार वस्तुतः ऐसे उद्योगपतियों को या प्रोजेक्ट्स के जो लोग हैं उनको संभवतः फ़ायदा देना चाह रही है। अब पूरे असेसमेंट को देखा जाए कि 2006 और 2020 का जो EIA ड्राफ्ट है और या नोटिफिकेशन है, उसमें क्या अंतर है। तो ये पेंडुलम जैसी की स्थिति है। पेंडुलम का एक सिरा लेफ्ट साइड या राइट साइड एक्सट्रीम पोजीशंस को जैसे दिखाता है, उसी तरह से यूपीए सरकार की EIA की स्थिति जो असेसमेंट करती थी उसको, और मोदी सरकार के बीच के में भी हम लोग एक तुलना करें, तो ये पाते हैं कि यूपीए सरकार टाइट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करती थी, वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा महत्व दिया करती थी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इन्वायरमेंट की जगह ग्रोथ को ज़्यादा महत्व देती प्रतीत होती है। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने अनेक सेवरल एग्जेम्पशंस दे दिया है इस ड्राफ्ट में, या डायल्यूशन ऑफ रूल्स किया है। तो इससे अनेक लोगों को शंका होने लगी है कि क्या इससे कुछ लोगों को ही कोई फ़ायदा देने के लिए सरकार ये ड्राफ्ट
ला रही है क्या। तो इस ये ड्राफ्ट जो ट्रांसपेरेंसी को लाने की बात करता है, वो वस्तुतः ट्रांसपेरेंसी या पर ही स्वयं प्रतिष्ठित लगा रही है। तो लेकिन ये ख्याल करने की बात है कि इन्वायरमेंट का प्रभाव तो हम सबके जीवन पर पड़ता है। मित्रों, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ये माना जा रहा है, अनेक वैज्ञानिक मान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ज़्यादा सीवियर है ये कोरोना पैंडेमिक की तुलना में। तो और हम सब जानते हैं कि लाइफ और डेथ के बीच में केवल एक सांस का ही तो अंतर होता है। तो और उसमें भी ऑक्सीजन स्वच्छ होनी चाहिए, जो कि मिलने के संभव ग्रोथ के चक्कर में कहीं ये इन्वायरमेंट ही पोल्यूट न हो जाए। तो हम सब की मूल चिंता इसी बात पर है। लेकिन क्या मोदी गवर्नमेंट भी हमारी इस मूल चिंता को समझ पा रही है कि नहीं, ये भी देखना होगा। धन्यवाद।